हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विज़न। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12 का चैप्टर 7 जिसका नाम है साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविताएं वो होती हैं जो 1960 के बाद शुरू हुई थी। यहाँ पर हम दो कविताओं को पढ़ेंगे, एक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की और दूसरी है दुष्यंत कुमार जी की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता है जिसका नाम है भेड़िया और दूसरा है दुष्यंत कुमार जी का गज़ल जिसको हम पढ़ेंगे। हिंदी में साठोत्तरी कविता का आरंभ 1960 के बाद हुआ था। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1960 के बाद जो कविताएं शुरू हुई थी उन्हें ही साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता था। इस युग की कविताओं की प्रमुख प्रवृत्ति अपने बीज रूप में नई कविता में विद्यमान थी। पहले की जो पुरानी कविताएं थी उसमें असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह का जो स्वर था वो सिर्फ पुरानी कविताओं में हुआ करता था, लेकिन आज की कविताओं में भी असंतोष, अस्वीकृति और विद्रोह जैसी कविताएं देखी जा सकती है। छोटी छोटी मामूली बातों की ओर झुकाव और उसकी अभिव्यक्ति इस कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। ये कविताएं रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अनुभूति को बड़ी सहजता से अभिव्यक्त करती हैं। इस धारा के कवियों में एक और व्यक्तिगत पीड़ा और स्थिति की विषमता को व्यक्त करने वाले कवि हैं, तो दूसरी ओर स्थिति की विषमता के विरुद्ध विद्रोह और आक्रोश व्यक्त करने वाले कवि भी हैं। हम इसमें जो दो पोयम पढ़ने वाले हैं उसमें फर्स्ट में है हम व्यक्तिगत पीड़ा को दिखाते हैं, तो दूसरी जो कविता है वो विद्रोह और आक्रोश को दिखाता है। इस दौर के कवि गज़लकार भी थे और इनमें दुष्यंत कुमार प्रमुख हैं। इन कविताओं की भाषा में बातचीत की सहजता है। आइए इस पाठ में साठोत्तरी कविता के दो महत्वपूर्ण कवियों दुष्यंत कुमार और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविताएं पढ़ते हैं। इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आखिर पाशविकता के विरुद्ध संघर्ष करने की कला का वर्णन कर सकते हैं, अर्थात जो विरोध होते हैं, जो संघर्ष होते हैं, हम उनके बारे में जान सकते हैं। मानवता की स्थापना और उसकी विजय का महत्व प्रस्तुत कर सकेंगे। सामूहिक चेतना और संघर्षशीलता के बारे में जान सकते हैं। साठोत्तरी कविताओं की प्रासंगिकता पर अपना मत प्रस्तुत भी कर सकेंगे। इस कविता के काव्य सौंदर्य के बारे में जान सकते हैं। गज़ल विधा की शैली और भाषा पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। समाज व देश के प्रति अपने कर्तव्यों को हम समझ सकते हैं और अपने मत भी रख सकते हैं। प्राचीन साहित्य में देवताओं, दानवों एवं मानव चरित्रों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी खूब चित्रण होता था। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र की कथाओं आदि में भी विभिन्न पशु पक्षियों के बहाने कोई न कोई संदेश देने का उद्देश्य रचनाकार का रहा है। अर्थात पहले की जो कविताएं लिखी जाती थी वो किसी पशु पक्षियों के माध्यम से ही मनुष्य को जागरूक करने के लिए वे कविताएं लिखी जाती थी। जैसे हम आज की जो कविता पढ़ेंगे भेड़िया, उसमें भी हमें कवि ने बताया है कि किस तरह से एक आम आदमी अपने अधिकारों के लिए कैसे संघर्ष कर सकता है। हम इसमें एक भेड़िया के माध्यम से जानेंगे। प्राणियों को कथा का हिस्सा बनाकर रचनाओं ने मनुष्य समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया है। अभिव्यक्ति का ढंग ज़रूर परिवर्तित हो रहा है, विषय भी बदल रहे हैं। फ्रेंड, टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज़ बदलता है, उसी तरह से कवि के कविता का लिखने का ढंग भी बदल रहा है। अभिव्यक्ति के नए ढंग और भावबोध से परिचित कराने के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता भेड़िया का पाठ हम प्रस्तुत करेंगे। आइए रीड करते हैं हम अपने मूल पाठ को। भेड़िया। भेड़िया गुर्राता है, तुम मशाल जलाओ, उसमें और तुम में यही बुनियादी फ़र्क है। भेड़िया मशाल नहीं जला सकता, अब तुम मशाल उठा। भेड़िए के करीब जाओ, भेड़िया भागेगा। करोड़ों हाथों में मशाल लेकर एक एक झाड़ी की ओर बढ़ो, सब भेड़िए भागेंगे। फिर उन्हें जंगल के बाहर निकाल बर्फ़ में छोड़ दो। भूखे भेड़िए आपस में गुर्राएंगे, एक दूसरों को चीथ खाएंगे। भेड़िए मर चुके होंगे और तुम। आइए इसके बारे में जानते हैं कि आखिर अब कवि अपने कविता के माध्यम से हमें क्या बताना चाह रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भेड़िया उस वर्ग का प्रतीक है जो अपनी हिंसा, क्रूरता और लालच से समुदाय को डराकर उनके अधिकारों को छीन लेता है। फ्रेंड्स, कवि द्वारा भेड़िए की हिंसक क्रूरता के विरुद्ध इंसानों को एकजुट होकर मशाल जलाने की बात कही गई है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि आग जलाने की कला इंसान ने बहुत सदियों पहले ही सीख ली थी। पशु आज भी लेकिन आग जलाना नहीं जानते, बल्कि वे आग से अभी भी डरते हैं। कवि ने इसलिए हिंसक भेड़ियों के विरुद्ध मशाल जलाने की बात कही है।
भेड़िया उस वर्ग का प्रतीक है जो अपनी हिंसा, क्रूरता, लालच से व्यापक, जो जन समुदाय को डराकर उनके अधिकारों को छीन लेता है। ये कविता सामान्य जन को भेड़िए जैसे हिंसक, क्रूर, लालची लोगों से लड़ने का साहस जगाने का काम करती है। यहाँ भेड़िया केवल एक पशु नहीं है, एक प्रतीक भी है। दमन, शोषण, अन्याय और अत्याचार जैसे जन विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों का इसका केवल एक ही उद्देश्य रहता है, किसी भी तरह वर्चस्व कायम रहे और स्वार्थ की पूर्ति होती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पर तुम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तुम वह जनसामान्य है जो सदियों से अन्याय का शिकार, पीड़ित, उपेक्षित और शोषित जीवन जीने के लिए विवश है। अर्थात यहाँ पे तुम शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सदियों से शोषण, उनके साथ अन्याय हो रहा है, कितनी सारी पीड़ा से जूझ रहे हैं, फिर भी वो जीने के लिए विवश हैं। इन्हीं मामूली लोगों से मशाल जलाने का आग्रह कवि कर रहा है। यह मशाल भी प्रतीकात्मक है। संगठित होने की चेतना को जागृत करने की शक्ति सामान्य जन के पास होती है, न कि अत्याचारी लोगों के पास, शोषक लोगों के पास, दमनकारी सत्ता के पास। अर्थात यहाँ पे कवि कहता है कि संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ो, तुम मशाल जला सकते हो, जबकि भेड़िया इस आग से डरता है, यहाँ कवि कहता। अब यहाँ पर कवि ने मशाल उठाकर भेड़िए के सामने जाने की बात कही है। सदियों से जिसने सामान्य जन को डराकर अपनी सत्ता बनाए रखी थी, आज वह अपने सामने विरोध की मशाल देखकर डरे हुए हैं, भयभीत हैं। कवि का दृढ़ विश्वास है कि मशाल देखते ही भेड़िया भाग खड़ा होगा। संगठित शक्ति का सामना करना किसी भी क्रूर, अमानवीय सत्ता के लिए एक चुनौती होती है। अर्थात ग्रुप में इतनी पावर होती है कि कोई भी डरकर भाग जाएगा। कवि का जनशक्ति में दृढ़ विश्वास है, अर्थात ग्रुप में कवि का बहुत ज़्यादा विश्वास है, इसलिए वह निश्चयपूर्ण कहता है कि भेड़िया भाग जाएगा। तुम्हारे समूह को देख के, तुम्हारे संगठन को देख के, तुम्हारे ग्रुप्स को देख के। यहाँ पर मशाल उठाने का मतलब है अन्याय, दमन और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना जगाना। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अपने निजी हितों के लिए समाज का शोषण और दमन करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि बहुत से लोग होते हैं। ऐसे लोगों को ही कवि ने भेड़िए का नाम दिया है। ये कवि का आग्रह है कि करोड़ों हाथों में मशाल थामकर इन झाड़ियों की ओर बढ़ने से ही ये भेड़िए भागेंगे। कवि का विश्वास है कि करोड़ों की संख्या में आम जनता ही यह कार्य कर सकती है। अर्थात जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक उनका कोई समूह नहीं होगा, तब तक वह जीत नहीं सकते। इसी से शोषण समाप्त होगा और आमजन के जीवन में परिवर्तन संभव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे समाज सदा के लिए इनसे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये अन्यायी, शोषण और उत्पीड़न लोग कहीं न कहीं दूसरे लोग से नहीं आते, बल्कि हमारे बीच से ही कुछ लोग भेड़िए बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में आमजन को भेड़ियों के विरुद्ध बार बार सक्रिय होना पड़ेगा। कहीं किसी झाड़ी में, माद में, किले में, महल में या हमारे आसपास कोई भेड़िया छिपा न रह जाए। इसकी पहचान जरूरी है कि कवि का ऐसा दृढ़ विश्वास है, करोड़ों लोगों के मशाल उठा लेने से ही मानव विरोधी जो शक्तियाँ हैं वो भागेंगी। जब वे भागने लगे तो मशालधारी तब तक उनका पीछा करे जब तक कि जंगल की सीमा समाप्त न हो जाए और बर्फीली स्थान न मिल जाए। तमाम झाड़ियों से निकले भेड़िया बर्फ़ के प्रदेश में एक दूसरे को ही देख गुर्राएंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, भूख के कारण एक दूसरे को ही नोच डालेंगे। फिर यहाँ पर कवि कहते हैं कि शोषक ही शोषक की हत्या में लिप्त हो जाएगा। इस तरह से शोषकों के कुल का विनाश हो जाएगा तथा इन दमनकारी तातकों का अंत भी हो जाएगा। यहाँ कवि ने और तुम कहा है, और तुम से कवि का स्वप्न साकार हो रहा है कि मानवीयता और सामूहिक चेतना की जीत होने वाली है। अर्थात कवि ने जो सोचा था, जो समझा था, वो यहाँ पे उनका स्वप्न है जो साकार हो रहा है। जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें यह लिपिबंद होगा। कवि ऐसा कहते हैं कि शोषित और पीड़ित जनता ने अत्याचारी सत्ता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रेंड्स, ये थी हमारी पोएम। आपने इसमें देखा कि किस तरह से कवि ने बताया है कि हमारे समाज में ऐसे लोग आते रहेंगे जो दूसरों का दमन, शोषण और हिंसा करते रहेंगे। हमें उनके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, उनके लिए सबको संगठित होना पड़ेगा। आम आदमी ने अपने अधिकारों के लिए कैसे संघर्ष करना है, कैसे लड़ना है, इस तरह से हमें कवि ने इसमें बताया है। फ्रेंड्स, ये पोएम तो कंप्लीट हो गए हैं। आइए इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
पाठगत प्रश्न 7.1 का है 1 भेड़िया के गुर्राने का कारण है। क्या कारण है? उसे दूसरों को भयभीत करना है। भेड़िए का मतलब है अर्थात वह लोग जो दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है तुम का प्रयोग हुआ है, तो तुम का प्रयोग सामान्य जन के लिए हुआ है। थर्ड है भेड़िया मशाल नहीं जला सकता क्योंकि उसमें संगठन की चेतना ही नहीं है। फोर्थ है कविता में प्रयुक्त निम्नलिखित प्रतीकों का उनके अर्थों के साथ मिलान कीजिए। भेड़िया है यहाँ पर शोषक, मशाल है सामूहिक चेतना तथा तुम है जनशक्ति। ये कविता भी हमारी कविता का एक पार्ट है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं, उसे तब तक घूरो जब तक तुम्हारी आंखें सुर्ख ना हो जाए, और तुम कर भी क्या सकते हो जब वह तुम्हारे सामने हो। यदि तुम मुंह छिपा भागोगे तो भी तुम उसे अपने भीतर इसी तरह खड़ा पाओगे। यदि बच रहे भेड़िए की आंखें सुर्ख हैं और तुम्हारी आंखें। अब आप तीसरी कविता भी एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। भेड़िया फिर आएंगे अचानक, तुम में से ही कोई एक दिन भेड़िया बन जाएगा। भेड़िए का आना ज़रूरी है तुम्हें खुद को पहचानने के लिए, निर्भय होने का सुख जानने के लिए, मशाल उठाना सीखने के लिए। इतिहास के जंगल में हर बार भेड़िया माद से निकाला जाएगा। आदमी साहस से एक होकर मशाल लिए खड़ा होगा। इतिहास जिंदा रहेगा और तुम भी और भेड़िया। यहाँ पर कवि ये कविता हिंसक, शोषण, दमनकारी ताकतों के विरुद्ध आम आदमी को संगठित करने का संदेश देती। फ्रेंड्स, हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो आम आदमी का शोषण करते हैं। ऐसे ही शोषक, हिंसक, दमनकारी जो नीतियाँ हैं जिससे आम आदमी का शोषण होता है, कवि उन्हीं के विरुद्ध आम आदमी को संगठित होने का संदेश देते हैं। अपने अधिकारों के लिए हमें कैसे लड़ना चाहिए तथा उसे संघर्ष करना चाहिए, एक भेड़िए के माध्यम से हमें कवि ने बताया है। नेक्स्ट है हमारा पाठगत प्रश्न 7.2 का 1 है करोड़ों हाथों का संबंध किनसे है? तो है ये आम आदमी से। सेकंड है हाथों में मशाल लेकर बढ़ने में कौन सा भाव है? संघर्षशीलता का। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पोएम कंप्लीट हो चुका है एंड हमने उसकी सेकंड पोएम भी देखी थी एंड देन हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम अपनी सेकंड पोएम पढ़ेंगे दुष्यंत कुमार जी की। आइए उससे पहले हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। हम अक्सर अपने आसपास हो रही घटनाओं पर आपस में चर्चा करते रहते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो वर्षों से हमें परेशान करती रही हैं। कुछ लोग समस्याओं के समाधान की कोशिश करते हैं और अधिकांश लोग जैसी व्यवस्था चली आ रही है उसका चुपचाप रहकर अनुसरण करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें फेस करते हैं एंड कुछ लोग उनका सॉल्यूशन निकालते हैं और उस प्रॉब्लम से जल्द निकलने की कोशिश करते हैं। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। कवि या लेखक समाज की यथार्थ स्थिति को अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर करते हैं और शासन व व्यवस्था के लिए समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे देश आज भी कई सामाजिक, आर्थिक तथा असमानताओं और समस्याओं से जूझ रहा है। समाज में परिवर्तन के प्रति उदासीनता है और उसे कद्र में रखकर दुष्यंत कुमार ने एक गज़ल भी लिखा है। अर्थात ये जो है हम उसको गज़ल पढ़ेंगे। दुष्यंत कुमार जी ने अपनी गज़ल में आम आदमी को जागरूक करते हुए व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन के लिए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इस गज़ल के माध्यम से कवि की भावनाओं और गज़ल के संदेश को समझने का हम प्रयास करते हैं। यह है हमारा मूल पाठ। आइए इसको पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। हो गई है पीर परिवर्तन सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमारे समाज व देश में कई समस्याएं ऐसी हैं जो वर्षों से बनी हुई हैं। आप ऐसा महसूस भी कर रहे होंगे कि परिस्थितियां और व्यवस्था बदल नहीं रही हैं बल्कि और बद से बदतर होती जा रही हैं। कवि ने इसी बात को इन पंक्तियों में उद्घाटित किया है। यहाँ केवल समस्याओं का उल्लेख नहीं किया कवि ने, बल्कि समाधान को भी बताया है। आइए हम फर्स्ट पंक्ति को देखते हैं।
दुष्यंत कुमार मानते हैं कि मनुष्य की पीड़ा अर्थात उसके समाज की समस्याएं पर्वत के समान विशाल हैं। ये इतना विराट रूप ले चुकी हैं कि कवि उनको ऊंचे पर्वत के रूप में देखता है। कवि इनको समाप्त करना बहुत ज़रूरी मानता है और कहता है कि इन समस्याओं में से इनका समाधान निकलना चाहिए। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है और जनमानस को नवजीवन देकर खुशहाल बनाती है, उसी प्रकार समस्याओं से जूझने वाले को समाधान निकालना पड़ेगा। विरोध का स्वर फूटेगा और समाज में नवीन परिस्थितियां निर्मित होंगी। समाज में नव निर्माण से लोगों का जीवन ही हैप्पीनेस से भरेगा। इस प्रकार हम पहली पंक्ति में देखते हैं कि कवि कुरीतियों, अव्यवस्थाओं और शोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है और समाधान हेतु प्रेरित भी करता है। सेकंड पंक्ति है हमारी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। अर्थात हमारे समाज व व्यवस्था में बहुत सी दीवारें ऐसी हैं जो आपसी मेल मिलाप व सुख के बीच बाधा बनती हैं। ये ऐसी दीवारें हैं जिनकी वजह से हम दूसरों के जीवन को खुशहाल नहीं देख पाते हैं। ये दीवारें हैं भाषा की, जाति की, धर्म, रंग, अमीरी, गरीबी की। दीवार शब्द का प्रयोग यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से किया गया है। दीवार अर्थात जिसका आशय है मनुष्य और उसके सुखों के बीच खड़ी दीवार। आज के सामाजिक परिवेश में अन्याय, शोषण, अत्याचार और असमानता की दीवारें थोड़ी कमज़ोर पड़ी, इसलिए कवि इन्हें हिलता हुआ देखता है, लेकिन वह इस दीवार की नींव को हिलाना चाहता है। जिस प्रकार दीवारों पर टंगे पर्दे हवा से हिलकर भी वहीं टंगे रहते हैं, वैसे ही समस्याएं थोड़ी सी हलचल के बावजूद पूर्वर रहती हैं। इसलिए कवि चाहता है कि दीवार की बुनियाद को हिलाकर स्थायी समाधान निकाला जाए। अर्थात यहाँ पर कवि कहता है कि इन समस्याओं को जड़ से मिटाने की ज़रूरत है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कवि इस बुनियादी परिवर्तन के लिए सभी लोगों को आगे बढ़कर संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहा है। अर्थात समाज में शोषण, अन्याय और अत्याचार की जो बुनियादें सदियों से बनी हुई है, उन्हें जड़ से मिटा देने का आह्वान कर रहा है। कवि तीसरे अंश में समाज के हर वर्ग को जागृत करना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि सदियों से दलित, शोषित समाज निर्जीव हो गया है, जिसमें जीवन तो है परंतु जीवंतता नहीं है। निराश होकर वे अपनी दयनीय स्थिति को ही अपनी नियति मान बैठे हैं। अभाव, अपमान, उपेक्षा, उत्पीड़न को वे अपने जीवन का एक हिस्सा मान चुके हैं। ऐसे उपेक्षित जनसमूह यानी कि लोगों को कवि देश की हर सड़क, हर गली, हर गांव से अपने मौलिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। कवि प्रत्येक व्यक्ति की व्यथा को वाणी देना चाहता है, साथ ही साथ उठाकर लहराते हुए समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज करने की प्रेरणा देते हैं। कवि इन लोगों को इतना सक्षम और जागरूक बनाना चाहते हैं कि समाज की कोई व्यवस्था उनकी उपेक्षा और दमन ना कर सके। यहाँ पर कवि चाहिए के प्रयोग के माध्यम से कवि ने कहा है कि ऐसा होना चाहिए, यानी कि ये कवि की इच्छा है। फोर्थ पंक्ति है हमारी, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अर्थात कवि समाज की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हैं, वह इसे बदलना चाहता है। इस बदलाव के लिए वह हंगामा करने को एक ज़रूरी शर्त तो मानता है, लेकिन यह हंगामा वास्तविक पॉजिटिव परिवर्तन के लिए होना चाहिए, ना कि दिखावे के लिए। कवि का बल समाज की दशा को वास्तविक रूप से बदलने और लोगों के जीवन में समानता, एकता, भाईचारा लाने पर है। कवि अन्याय और असमानता के शिकार लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर सूरत का मतलब है समाज और उसका स्वरूप, यानी कि बदलना चाहिए। फिफ्थ पंक्ति है हमारी, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। यहाँ पर कवि क्रांतिकारी बदलाव की बात करते हैं, अर्थात वो क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं। कवि इस बात का आह्वान करते हैं कि जन विरोधी व्यवस्था के प्रति विद्रोह की आग किसी न किसी के तो भीतर जलनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आग विद्रोह का प्रतीक है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि व्यवस्था के प्रति विद्रोह मेरे हृदय में हो या ना हो, परंतु समाज में ये कहीं ना कहीं आवश्यक होनी चाहिए। इस गज़ल में ये बात तो स्पष्ट हुई है कि अब तक हम बहुत अन्याय सह चुके हैं। कवि कहते हैं अब हमें अपने अधिकारों के प्रति सचेत व सक्रिय होना पड़ेगा। दुष्यंत कुमार कल्पना में ही नहीं, समाज को यथार्थ रूप में बदलने का आह्वान करते हैं, अर्थात वह रियल में बदलना चाहते हैं। जो लोग जन विरोधी, अन्यायपूर्ण और अपमानजनक परिस्थितियों में जीने के लिए मजबूर हैं,
उन्हें निरंतर विरोध करना ही होगा, ऐसा कवि कहते हैं। अब यहाँ कवि कहते हैं कि आग का जलते रहना एक सतत प्रक्रिया है। समय के साथ साथ समाज में नई समस्याएं व चुनौतियाँ उत्पन्न होती रहते हैं और उन्हें पहचानते हुए हर काल में उन्हें दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक समस्या आज खत्म हुई तो कई दूसरी मुंह फैलाए निकलने को खड़ी हो जाती हैं। इसलिए नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए संघर्ष की ऊर्जा सदैव बनाए रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये था दुष्यंत कुमार जी का गज़ल, जिसको हमने पढ़ा और समझा एंड हमने देखा कि किस तरह से वो लोगों को जागरूक करके वास्तविक परिवर्तन लाना चाहते थे। ये गज़ल तो हमारा कंप्लीट हो गया एंड आइए हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बोध प्रश्न 7.1 का है 1, कवि आग्रह कर रहा है किससे? देशवासियों से। सेकंड है गंगा निकलने से कवि का आशय है समाधान निकालना। थर्ड है आग जलानी चाहिए से कवि का आशय है बदलाव के लिए संघर्ष चेतना। पाठगत प्रश्न 7.3 का 1 है कवि ने पीड़ा को किसके समान बताया है? तो पीड़ा को पर्वत के समान बताया है। सेकंड है जिनमें जीवन है पर जीवंता नहीं, उन्हें कवि ने किसके समान माना है? लाश के। आइए हम अपने लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 अक्टूबर 1927 को बस्ती जिले की पिकोरा नामक गांव में हुआ था। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद उन्होंने विभिन्न पदों पर नौकरी भी की थी। उन्होंने आकाशवाणी के लखनऊ, दिल्ली केंद्रों में भी काम किया था। लगभग 17 वर्षों तक उन्होंने हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका दिनमान में काम किया। उन्होंने बच्चों की मासिक पत्रिका पराग का भी संपादन किया था। सर्वेश्वर जी की पहली कविता 1941 में आर्य मित्र में प्रकाशित हुई थी। उनके बहुत से काव्य संकलन हैं। काठ की घंटिया, बांस का पुल, एक सूनी नाव, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के राजपुर नवादा गांव में 1 सितंबर 1933 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय में हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और हिंदी साहित्य में एमए किया था। उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली में स्क्रिप्ट राइटर के रूप में भी कार्य किया। कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश के संस्कृत संचालनालय की भाषा विभाग में सहायक संचालक पद पर कार्यरत रहे। उन्होंने आदिम जाति जन कल्याण विभाग में भी कार्य किया था। ये थे हमारे दुष्यंत कुमार जी, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड आइए अपने पाठांत प्रश्न की तरफ चलते। पाठांत प्रश्न हमारा 7.12 का 1, निम्नलिखित अंशों का काव्य सौंदर्य लिखिए। फर्स्ट है उसमें और तुम में यही बुनियादी फ़र्क है, भेड़िया मशाल नहीं जला सकता। अर्थात यहाँ पर इसका आंसर है संगठित होने की चेतना को जागृत करने की शक्ति जन सामान्य के पास होती है, न कि अत्याचारी, शोषण और दमनकारी सत्ता के पास होती है। इसलिए कवि ने पाशविक और मानवीयता में बुनियादी फ़र्क को रेखांकित करते हुए कहा है तुम मशाल जला सकते हो जबकि भेड़िया इस आग से डरता है। यहाँ पर पाशविक का मतलब है, पाशविक अर्थात जो पशु के समान है, जो दमनकारी लोग हैं, जो दूसरों का शोषण करते हैं, वो संगठित होकर नहीं रह सकते। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं तुम मशाल जला सकते हो जबकि भेड़िए इस आग से डरते हैं। सेकंड है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए। यहाँ कवि समाज की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट है और वह इसे बदलना चाहता है। वह अन्याय और असमानता के शिकार लोगों के जीवन में वास्तविकता बदलाव लाना चाहता है। वह समाज और उसका स्वरूप बदलना चाहता है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से हमें बताता है। क्वेश्चन 2 है भेड़िया क्यों गुर्राता है? कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। भेड़िया अपना वर्चस्व कायम रखने एवं स्वार्थ की पूर्ति हेतु गुर्राता है। क्वेश्चन 3 है हमारा, कविता में भेड़िया किसका प्रतीक है? स्पष्ट कीजिए। इस कविता में भेड़िया दमन, शोषण, अन्याय और अत्याचार जैसे जन विरोधी कार्यों में लिप्त लोगों का प्रतीक है। क्वेश्चन 4 है आपकी दृष्टि से मैं भेड़ियों को भगाना क्यों ज़रूरी है? वर्णन कीजिए। सदियों से जो लोगों के सामाजिक और आर्थिक शोषण के जिम्मेदार भेड़ियों को समाप्त किए बिना एक अच्छे समाज की स्थापना संभव नहीं है। देश में जंगल राज कायम करने वालों का निडर होकर सामना करना बहुत आवश्यक है। भेड़िए से भागना समस्या का समाधान नहीं है बल्कि उन्हें भगाना ही समस्या का समाधान है। इसीलिए भेड़ियों को भगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन 5 है भेड़िया कविता की अंतिम पंक्ति में और तुम से कवि का क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए।
भेड़िया कविता की अंतिम पंक्ति में और तुम से कवि का आशय है कि कवि का सपना साकार हो रहा है कि मानवीयता और सामूहिक चेतना की जीत होने वाली है। यहाँ कवि कहते हैं जब भी इतिहास लिखा जाएगा उसमें यह लिपिबंद होगा, अर्थात लिखा जाएगा। शोषित और पीड़ित जनता ने अत्याचारी सत्ता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वेश्चन 6 है, अपने परिवेश से एक उदाहरण देते हुए लिखिए कि सामूहिक चेतना के विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। आज भी हमारे परिवेश में कई तरह के अत्याचार, शोषण, अन्याय होता है। सामूहिक चेतना के विकास के लिए हमें लोगों में व्याप्त शोषण, अन्याय, अव्यवस्था के प्रति जागृति उत्पन्न करनी होगी, जिससे वह समाज में परिवर्तन लाने हेतु संघर्ष करें। देश की गरीबी, अशिक्षा को दूर करना होगा। हम इन कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, अर्थात लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, ना कि किसी के भी शोषण को सहना चाहिए। क्वेश्चन 7 है, भेड़िया कविता की भाषिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर कविता की भाषा सरल और सहज है। इसमें प्रयुक्त शब्द भी आसान है, आम बोलचाल की भाषा की है। पूरी कविता में शायद ही ऐसा कोई कठिन शब्द हो जिसका अर्थ पाठक अथवा श्रोता के लिए अबूझ हो, यानी कि जो पढ़ने वाला है और जो सुनने वाला है उसके लिए ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बल्कि बहुत ईजी। देशज शब्दों का बहुत खूब प्रयोग है, साथ ही क्रियात्मक शब्दों के प्रयोग में कवि को विशेष सफलता हासिल हुई है। इस कविता की भाषिक विशेषताओं में उल्लेखनीय है प्रतीकात्मक, लयात्मक और प्रभावोत्पादकता। फ्रेंड्स, प्रतीकात्मक का मतलब होता है कि प्रतीक, जैसे हमने भेड़िए का प्रतीक लिया था कि किस तरह से भेड़िए शब्द का शोषण वर्ग के लिए यूज़ किया गया था। एंड ये लयात्मकता है इसमें, यानी कि हम इसको लय के साथ पढ़ सकते हैं। प्रभावोत्पादकता मतलब होता है कि जो पोएम हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लिए कविता कला की बाजीगरी नहीं बल्कि लोक जीवन के यथार्थ से सीधे जूझने की एक प्रभावशाली कसौटी है। क्वेश्चन 8 है, दुष्यंत कुमार ने पीर को पर्वत के समान क्यों कहा है। कवि ने यहाँ पीर को पर्वत के समान इसलिए बताया है क्योंकि मनुष्य की पीड़ा अर्थात उसके समाज की समस्याएं जैसे अन्याय, शोषण, भूखमरी, गरीबी, असमानता, भेदभाव, बीमारी, अशिक्षा इत्यादि पर्वत के समान विशाल हो गई हैं। यह इतना विराट रूप ले चुकी हैं कि कवि उनको उच्च पर्वत के रूप में देखता है। कवि इस पीड़ा और कष्ट को पर्वत की तरह कठोर मानता है और इसका आशय यह है कि कष्ट बहुत पुराना है जो पत्थर की तरह जम गया है। क्वेश्चन 9 है, गज़ल के माध्यम से कवि किस प्रकार का परिवर्तन चाहता है, प्रस्तुत कीजिए। यहाँ गज़ल के माध्यम से कवि समाज में बुनियादी परिवर्तन चाहता है, अर्थात समाज में हो रहे शोषण, अन्याय, अत्याचार की जो बुनियादें सदियों से बनी हुई हैं उन्हें जड़ से मिटा देना चाहता है। कवि सामाजिक समस्याओं से और व्यवस्था की जड़ता, कुरीतियों को लेकर विरोध का भाव जता रहा है। वह इस व्यवस्था के खिलाफ परिवर्तन की मांग करता है। कवि कहते हैं ये परिवर्तन व्यापक जनसमूह की सहभागिता से ही संभव होगी, अर्थात जब लोगों का ग्रुप्स कलेक्ट होगा एंड सब लोग एक साथ विद्रोह करेंगे तभी ये संभव होगा। क्वेश्चन 10 है, गज़ल के संदर्भ में लाश का आशय स्पष्ट कीजिए। गज़ल के संदर्भ में लाश का आशय निर्वीत जड़ हो चुके लोगों से है। सदियों से दलित शोषित समाज निर्जीव हो गया है, जिसमें जीवन तो है परंतु तो जीवंतता नहीं है। निराश होकर वह अपने अभावग्रस्त दयनीय स्थिति को ही अपनी नियति मान बैठे हैं। फ्रेंड्स, ये थे हमारी पोएम और जिसके हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं एंड क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।